तो सरफेस केमिस्ट्री की जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास की थी उसमें बेसिकली हम लोगों ने बातचीत की थी पूरी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के बारे में कि एड्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक सरफेस केमिस्ट्री के नए टॉपिक से, वो है आप लोगों का कैटलिस्ट। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है ये। जिस तरीके से एड्जॉर्प्शन था, बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री में आपका एड्जॉर्प्शन, कैटालिसिस, एंजाइम्स, ये बहुत ही छोटे टॉपिक्स है ना। और उसके अलावा इनमें एक ही बड़ा टॉपिक होता है जिसको बेसिकली हम लोग कहते हैं कोलाइड्स। वो ही आपको पढ़ना रहता है थोड़ा डिटेल में, अदरवाइज ये सब तो छोटे मोटे टॉपिक है। तो कैटलिस्ट इस वर्ड के बारे में ऐसा नहीं है कि तुम लोग पहली बार सुन रहे हो, बचपन से आप कैटलिस्ट के बारे में सुनते आ रहे हो। आज हम लोग सिर्फ कैटलिस्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। और उसके अलावा जब आप कैटलिस्ट का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लोगे तो कल हम कैटलिस्ट किस तरीके से फंक्शन करते हैं वो पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में एंजाइम्स क्या होते हैं इस बारे में, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, बचपन से कैटलिस्ट के बारे में जो तुम लोगों ने कहानी सुनी है कि कैटलिस्ट बेसिकली आप एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता, ठीक है, मतलब रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। जैसे अगर आपने मान लेते हैं रिएक्शन की स्टार्टिंग में कुछ कैटलिस्ट लिया था, तो हो सकता है कि वो रिएक्शन की प्रोसेस के दौरान आपको ऐसा लगे कि मेरा कैटलिस्ट ख़त्म हो गया है, बट रियलिटी में उस रिएक्शन की एंडिंग में आपको आपका कैटलिस्ट वापस मिल जाता है ना। मतलब बीच की स्टेप्स में हो सकता है तुम्हें लगे कि अरे कैटलिस्ट ख़त्म हो गया है ना, कैटलिस्ट मेरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन जब हमारी रिएक्शन ख़त्म हो जाती है तो वही कैटलिस्ट हम लोगों को क्या हो जाता है, वापस से मिल जाता है। तो इन द सेंस मैं ये कह सकती हूँ कि कैटलिस्ट हम लोगों का वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता। पार्टिसिपेट नहीं करने का मतलब है कि ना तो वो कंज्यूम नहीं होता है, अदरवाइज कैसे होते हैं, रिएक्टेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, नए प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपने स्टार्टिंग में मान लेते कोई प्लैटिनम कैटलिस्ट लिया तो रिएक्शन ख़त्म होने के बाद प्लैटिनम ऑक्साइड बन गया, मतलब उस प्लैटिनम का कुछ नया सब्सटेंस बन गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सब्सटेंस डू नॉट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का कैटलिस्ट। अगर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते तो ये रिएक्शन में करते क्या है, तो जैसा कि तुम लोग जानते आ रहे हो बचपन से कि ये रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, इसको ये लोग बेसिकली क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर अपने घर से एक डेस्टिनेशन में जाना है, तुम यूज़ कर रहे हो वॉकिंग, है ना, वॉक करके जाएंगे। दूसरा तुम्हारा दोस्त उतने ही सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए यूज़ करता है, लेट्स से मोटर बाइक। तो ऐसे केस में अगर मैं कहूँ कि दोनों की इनिशियल स्टेट क्या है, तो इनिशियल स्टेट एक घर है, दोनों का वही सेम घर, और उसके बाद तुम लोगों को जाना कहाँ है, लेट्स से मैंने कहा कि आप सभी की फाइनल स्टेट क्या है, वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। तो इन द सेंस कि आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, लेकिन जो बंदा मोटरसाइकिल का प्रयोग कर रहा है ना, उस पर्टिकुलर इंसान का आप क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर इंसान का जल्दी डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, वो जल्दी उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो यानी कि आपकी रिएक्शन जो है या फिर जो आपका पाथवे है, जो आपके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। हाँ, बट उस फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो समय लग रहा होता है ना, उस समय को वो लोग क्या कर देता है, आपका कैटलिस्ट। टाइम टेकन टू रीच दी प्रोडक्ट साइट या फिर टाइम टेकन टू रीच फाइनल स्टेट, उस फाइनल स्टेट में पहुंचने के लिए जो समय लग रहा होता है उस पर्टिकुलर समय को वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो ऐसे ही सब्सटेंसेस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। कैसे कम करता है वो भी हम बात करेंगे, है ना, पूरा कैटलिस्ट का फंक्शन पढ़ेंगे, बट वो इस तरीके से रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ये रिएक्शन का जो रेट है, उस रिएक्शन की रेट को ये क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है, अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन।
और वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसकी किस स्पीड में रिएक्शन हो रही है पर यूनिट टाइम। तो अगर आप उसका स्पीड चेंज कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो ये उसके रिएक्शन की रेट को क्या करता है, चेंज कर देता है। अब जैसे अगर मैं कैटलिस्ट में एक बहुत ही फेमस सा ग्राफ है, अगर उसमें ग्राफ के बारे में बात करूँ तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि हम लोग यूजुअली ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों के वाई एक्सिस पे होती है एनर्जी, है ना, SN1 SN2 में आपने ग्राफ प्लॉट किए होंगे इस तरीके के, और जो एक्स एक्सिस होता है उसमें हम लोग ले लेते हैं कुछ रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, क्या ले लेते हैं हम लोग वहाँ पे, कुछ रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, जब आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लेते हो, मान लेते हैं आपने जब रिएक्शन शुरू की, ठीक है, मान लेते हैं जब आपने रिएक्शन शुरू की, आपके पास ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। मान लेते हैं रिएक्शन हुई, तो तुम तो जानते हो रिएक्शन एक पहले ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचती है और उसके बाद वो अपने आप को फाइनली कन्वर्ट कर लेती है प्रोडक्ट में, है ना। तो मान के चलो ये मेरी प्रोडक्ट है, तो हुआ क्या कि मेरी रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंची और ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के बाद उसने खुद को किस में कन्वर्ट कर लिया, प्रोडक्ट में। तो बेसिकली अभी अगर मैं पूछूं कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या है, तो तुम कहोगे ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी समथिंग यहाँ पे कुछ होगी, जो भी वैल्यू ग्राफ पे देखेंगे को मिलेगी। और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी दिख रही है। तो ये जो गैप होता है ना, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का, इसको, इस एनर्जी गैप को बेसिकली हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है इसका मीनिंग, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि रिएक्टेंट को आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तो रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचेगा, एंड आफ्टर रीचिंग ट्रांजिशन स्टेट आपको एनर्जी सप्लाई करने की नीड नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगी, प्रोडक्ट में। बट इनिशियली आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ना। इनिशियली आपको क्या करनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। आप जो एनर्जी सप्लाई करते हो ना, वो सप्लाइड एनर्जी आपके रिएक्टेंट को क्या करवाती है, बोलो, वो आप लोगों के रिएक्टेंट को कन्वर्ट करवाती है किसमें, ट्रांजिशन स्टेट में। रिएक्टेंट हमारा कन्वर्ट हो जाता है ट्रांजिशन स्टेट में। और जो एनर्जी आप सप्लाई करते हो किसी भी रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचाने के लिए, ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, EA। जस्ट लाइक अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ का जो कट ऑफ क्राइटेरिया होता है, कितना परसेंट चाहिए, इतना स्कोर चाहिए, व्हाटएवर, आपको वो क्लियर करना पड़ता है। अगर आप लेट से उस पर्टिकुलर कट ऑफ को क्लियर करते हो तो उस कट ऑफ को क्लियर करने के बाद आपको एडमिशन मिलता है, और जब आपको एडमिशन मिलता है तो वहाँ से फिर अपने आगे कैरियर को तुम्हें किस तरीके से आगे लेकर जाना है वो तुम्हारा है। तो आपको पहुंचना कहाँ तक रहता है, उस कॉलेज तक। सो देयरफॉर दैट ट्रांजिशन स्टेट इज लाइक योर कॉलेज। आपको अगर अपनी करंट स्टेट से उस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना है तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर तुम्हें अपने एरिया के किसी लोकल छाप कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कम एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, पढ़ना ही नहीं है आगे तो और भी कम एफर्ट डालने पड़ेंगे। किसी अच्छे रेप्यूटेड जगह पे पढ़ना है तो और ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो बेसिकली आप कहाँ वो चीज़ क्या आप अचीव करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपके एफर्ट्स वेरी करते हैं, राइट। तो वैसे ही हर रिएक्शन में आपकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होगी, कम होगी, ये वेरी करेगी। तो लेकिन कोई भी रिएक्टेंट बिना उस ट्रांजिशन फेज को मतलब ऊपर से उसके जाए बिना वो बिल्कुल भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपको ट्रांजिशन फेज को क्लियर करना ही पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या करता है, आपका जो रिएक्टेंट है उसको कुछ नहीं करता, जो आपका प्रोडक्ट है उसको भी वो कुछ नहीं करता, लेकिन वो आपके रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट के बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट वाला जो बैरियर था कि इतनी एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट को होना, जब तक आप वो एनर्जी नहीं दोगे मैं प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगी, वो बेसिकली उस ट्रांजिशन स्टेट के साथ क्या कर देता है, छेड़छाड़ कर देता है। वो उस ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर देता है, अपनी जगह से हिला देता है। मतलब जहां ट्रांजिशन स्टेट आपको दिख रही है फिलहाल, वहां पे आपको ट्रांजिशन स्टेट नहीं मिलती, और मान लेते हैं आपकी ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाती है, इस तरीके से थोड़ी नीचे शिफ्ट हो जाती है। कितनी शिफ्ट होगी उस पर कमेंट नहीं किया जा सकता, बट नीचे शिफ्ट हो जाती है जहां पर वो है। और अब मुझको बताओ कि राइट नाउ अगर कोई तुमसे पूछेगा कि नई वाली एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो डोंट यू थिंक नई वाली एक्टिवेशन एनर्जी ये है आपकी नई वाली एक्टिवेशन एनर्जी। क्या अब आपको पहले के मुकाबले
कम एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है, बिल्कुल देनी पड़ रही है कम। लाइक अभी कोविड में कैसा हुआ, कोई 10th बोर्ड्स के पेपर नहीं हुए, है ना, सब लोग ऑलमोस्ट पास ही हो गए। तो ऐसे केस में जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे उन लोग, लेट से उनका रहता है ना कि हम इस पर्टिकुलर कॉलेज में इतने % लेके जाएंगे, और जो मान लेते जिनका कम आता था उनका रहता था कि अच्छा अपन को ये तो नहीं मिल पाएगा, अब तो ये। तो अब ऐसे में क्या हुआ है, सब कुछ ओपन हो गया, मतलब सबके लिए कट ऑफ अच्छे कॉलेजेस ने भी अपना लेट से कम कर दिया है, ऐसा कुछ हो गया। तो अगर वो कट ऑफ कम हो गया तो आप आसानी से क्या कर पा रहे हो, उस पर्टिकुलर जगह में पहुंच पा रहे हो। चाहे आप कोई भी कोटा ले लो, फॉर एग्जाम्पल तुम कहते हो कि जहाँ मैं तो इस पर्टिकुलर एक्स मिनिस्टर का बच्चा, मुझे मिनिस्ट्री कोटा दे दो, तो हो जाएगा ना। जैसे अपन केवी केंद्रीय विद्यालय रहते हैं, उसमें कैसा रहता है, एक्स सर्विसमैन या फिर जो डिफेंस वाले जो पर्सन रहते हैं उनके बच्चों को कोटा रहता है कि अच्छा प्रोवाइड किया जाता है कि इनको प्रायोरिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू द अदर वन जो उस पर्टिकुलर सर्विसेज में बिलोंग नहीं करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही होता है कि आपका जो कैटलिस्ट होता है उस बैरियर को, उस कट ऑफ को वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अच्छा मैं कैटलिस्ट के साथ हो रही रिएक्शन, चलो ठीक है, सस्ते में निपट जाओगे आप। तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को वो क्या कर देता है, कम कर देता है, और ये आपकी न्यू ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, ये आपकी न्यू ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर बैरियर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब रिएक्टेंट को बहुत कम एनर्जी चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, फटाफट ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचता है और बेसिकली प्रोडक्ट बना लेता है। यानी कि कैटलिस्ट की अगर मैं असली वर्किंग के बारे में बात करूं तो बेसिकली असली वर्किंग कैटलिस्ट की क्या होती है, कैटलिस्ट क्या कर देता है, आप लोगों का एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है सो दैट आपकी ट्रांजिशन स्टेट कैन बी अचीव्ड क्विकली एंड ईजीली। ठीक है, ताकि आपकी ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाए, बहुत ही ईजीली हम लोग अचीव कर लें। ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी फिर किस में कन्वर्ट हो जाए, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये बेसिकली कौन करता है, आप लोगों का कैटलिस्ट करता है। ये काम होता है कैटलिस्ट का, अगर कोई पूछेगा तो। अच्छा, इसमें जैसे ये बात तो हो गई, ये बात तो हमें समझ में आई कि अगर हम लोग विदाउट कैटलिस्ट काम करें, विदाउट कैटलिस्ट, तो विदाउट कैटलिस्ट आपको एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ये बात तो हमें कंफर्म है, राइट। और अगर मैं विद कैटलिस्ट काम करती हूँ, ठीक है, एकदम गन वन लेके पहुंचते हैं अपन कि अच्छा कोटा नहीं मिलेगा, रुक बताते हैं तेरे को, हम मिनिस्ट्री वाले ये है वो है। ठीक है, विद कैटलिस्ट हम लोगों की एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट इस पूरी प्रोसेस में मुझे एक बात बताओ, क्या कभी भी डेल्टा एच पे कोई फर्क पड़ता है क्या? कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई है तो चलो जरूर डेल्टा एच भी कम हुआ होगा। डेल्टा एच जानते हो ना, एक्सो के लिए माइनस, एंडो के लिए प्लस, तो वो डेल्टा एच पे भी कोई फर्क हुआ होगा। बट ये एक बात याद रखना, चाहे आप कैटलिस्ट को यूज करो या ना करो, डेल्टा एच विदाउट कैटलिस्ट और आपका डेल्टा एच विद कैटलिस्ट दोनों ही सिचुएशन में कैसा होता है, सेम। मैं कह रही हूं या कोई और कह रहा है, इसीलिए आप उस पर एग्री मत करो और सोचो ऐसा क्यों। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया डेल्टा एच आखिर कहते किसको है। अगेन चलिए ग्राफ में चलते हैं। तो देखो, जैसे कि तुम जानते थे कि हमारे पास जो ग्राफ है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, ये जो लेवल है ना, ये रिएक्टेंट की एनर्जी का लेवल है, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी का लेवल ये है, ये प्रोडक्ट की आपकी एनर्जी का लेवल है। तो एक्चुअली में अब हो सकता है प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कम एनर्जी रखता हो सकता है प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज़्यादा एनर्जी रखता हो, तभी तो उसके बेसिस पे एंडो और एक्सो नामक 2 रिएक्शंस होती हैं। बट फिलहाल मैंने जो ग्राफ बनाया है इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ठीक है ना, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट के कंपेयर में कम। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी वाली है, ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है, एक्सो वाला का ग्राफ है ना। प्रोडक्ट की एनर्जी क्योंकि रिएक्टेंट के कंपेयर में क्या है, कम। तो ऐसे में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनना किस डिफरेंस की बात हो रही है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इनके बेसिकली बीच का जो गैप होता है, इस पर्टिकुलर गैप को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा एच। इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा एच। अगर आप मान लेते हैं कैटलिस्ट यूज भी कर लेते हो, तो क्या कैटलिस्ट कभी भी प्रोडक्ट को और कम एनर्जी में कर देता है क्या? मतलब कि कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की एनर्जी बिना कैटलिस्ट के कंपेयर में ज्यादा थी और कैटलिस्ट यूज करने के बाद
प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई, बोलो, कम हो गई। नहीं, कैटलिस्ट ट्रांजिशन स्टेट के साथ छेड़छाड़ करता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एनर्जी के साथ कभी नहीं करता। तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, तो उनके बीच का जो गैप है डेल्टा एच वो कैसे चेंज होगा, है ना। क्योंकि कैटलिस्ट कभी भी क्या नहीं करता आप लोगों की रिएक्टेंट, ठीक है, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी को वो क्या नहीं करता है, ऑल्टर नहीं करता है। इसीलिए उनके बीच का जो गैप होता है डेल्टा एच वो भी आप लोगों का कभी चेंज नहीं होता, चाहे आप कैटलिस्ट यूज करो या आप ना करो। बट क्या यहाँ तक मतलब ये पॉइंट क्लियर? ओके। लेकिन हमारी जब रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस में हम लोगों के पास बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे जब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो अगर आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने आप लोगों का क्या किया था, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। फिर दोनों के कांस्टेंट्स का अगर आप रेशो लेते हो तो वहां से हम लोगों के पास क्या निकल के आया था, केसी निकल के आया था, जिस पर्टिकुलर केसी को मैंने क्या कहा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा था, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा था। तो एक्चुअली में जब आपकी रिएक्शन का रेट अगर वेरी कर गया है, अगर आपकी रिएक्शन का रेट वेरी कर गया है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट्स मैंने लिए थे, ये कांस्टेंट्स कोई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाले कांस्टेंट्स तो थे नहीं कि चाहे दुनिया अलट की पलट हो जाए हमारे कांस्टेंट की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। ये वो वाले कांस्टेंट तो थे नहीं ना, ये तो वैसे भी रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट, रिएक्शन टू रिएक्शन ये वेरी करते थे। तो अगर आपकी रिएक्शन की रेट ही वेरी हो जा रही है कैटलिस्ट की वजह से, तो ये जो कांस्टेंट्स होते हैं, ये कांस्टेंट्स यानी कि आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैटलिस्ट इन लोगों पर क्या कर देता है, इनको भी चेंज कर देता है, इनको भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। यानी कि आपको याद होगा मैंने कैटलिस्ट के बारे में प्रवचन आपको दिया था, मतलब इसके रेशो को एक मिनट सॉरी, आपके KF को चेंज कर देता है, आपके KB को वो चेंज कर देता है, ठीक है, इसको वो चेंज कर, मतलब रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के रेट को, रिएक्शन के बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के चेंज को वो चेंज कर देता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, जब इसी फॉरवर्ड और इसी बैकवर्ड वाले का रेशो लेते हैं और जब हमको KC मिलता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो एक्चुअली इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC को वो कभी चेंज नहीं करता, वो आपका हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो मैं याद होगा हम लोगों ने जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तब भी मैंने कैटलिस्ट के बारे में ये सारे प्रवचन दिए थे, है ना, कि वो KC कभी भी कैटलिस्ट डालने से चेंज क्या नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी। और याद करिए कल हम लोगों ने जब लास्ट क्लास में आई थिंक एलिमिनेशन वाले टॉपिक पे हमारी बातचीत चल रही थी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो मैंने उस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाले टॉपिक में क्या बताया था, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको आप रिएक्शन की इनिशियल स्टेज में आप ऐड करते हो ताकि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाए, राइट। आप कैटलिस्ट को रिएक्शन में क्या करते हो, ऐड करते हो, फिर बीच में रिएक्शन की मिडिल स्टेप में वो कैटलिस्ट बोलो क्या हो जाता है, मिडिल वाली स्टेप में, रिएक्शन के मिडिल वाली स्टेप में वो लोग क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा डाला हुआ कैटलिस्ट खत्म हो गया और जो वही कैटलिस्ट वापस से एंड ऑफ द रिएक्शन में वापस से आपको क्या हो जाता है, रीअपियर हो जाता है। मतलब कभी भी किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट जो होते हैं कभी भी कंज्यूम्ड नहीं होते, ठीक है, कभी भी वो खत्म नहीं होते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कैटलिस्ट खत्म हो जाता है, नहीं, आप जो भी कैटलिस्ट डालोगे रिएक्शन में वो कैटलिस्ट बोलो क्या हो जाएगा, आप लोगों का रिएक्शन के खत्म होने पे आपको किसी ना किसी उसी फॉर्म में या फिर अदर फॉर्म में वापस से आपको क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है कैटलिस्ट के बारे में। अब हम लोग कैटलिस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो अगर मैं कैटलिस्ट को क्लासिफाई करूं तो देखो अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे हो कि कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, राइट। ये जो मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए है ना, मैंने ये जितने भी पॉइंट्स बताए ये सारे मैंने किसके लिए बताए, इफ माई कैटलिस्ट, अगर ये मैंने जो कैटलिस्ट लिया है अगर मेरा ये कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो, ठीक है, यानी कि जैसा मैं बोल रही हूँ ना कि आपका स्पीड ऑफ रेट रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी,
टाइम जो आपको लगता है रिएक्शन करने के लिए वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि पॉइंट नंबर लेट्स से 1। फिर मैं क्या कह रही हूँ तुमको कि कैटलिस्ट आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। लेट्स से पॉइंट नंबर 2 एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। पॉइंट नंबर 3 कि विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है, विद कैटलिस्ट कम लगती है। पॉइंट नंबर 4 तो चलो वो तो सबके लिए वैलिड है ना। ये जो मैंने 3 पॉइंट्स तुमको बोले ये तब वैलिड है जब मेरा कैटलिस्ट पॉजिटिव हो। बट हमने तो कभी सुना ही नहीं, बचपन से तो हम यही सुनते आ रहे हैं कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, बट नहीं। कैटलिस्ट को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। पहले वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, है ना, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियस है कि अल्टीमेटली आपकी जो स्पीड है वो स्पीड भी बोलो कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरे आपके पास ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं, भले ही बचपन से हमको उनके बारे में नहीं बताया जाता, जो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। और अगर मान लेते पहले किसी कॉलेज में पहुंचने के लिए कट ऑफ था लेट्स से 250 मार्क्स, और मान लेते किसी एक्स फैक्टर की वजह से पता नहीं अचानक से कि वो कट ऑफ हो गया 350, तो अब तुम्हें नहीं लगता कि बैरियर और बढ़ गया? तो पहले जिन लोगों के 250 नंबर आए हुए होते थे, जिनके 260, 270, 280 आए होते थे, वो सब चले जाते थे उस पर्टिकुलर कॉलेज में। बट अगर अब उसका कट ऑफ मान लेते 350 कर दिया गया है, तो 250 से 350 की रेंज में जो पहले लोग एडमिशन ले पा रहे थे वो अब नहीं ले पा रहे हैं, है ना। यानी कि अब क्या हो रहा है, अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा रहे हो तो पहले ज्यादा लोग उस बैरियर को क्रॉस कर लेते थे, है ना, और अब वो उतने लोग उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे, अब सिर्फ वही कर पा रहे हैं जिनके 350 आए। पहले 250 में भी हो जाता था। तो ऐसे केस में अल्टीमेटली आपके पार्टिकल्स उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, है ना। और अगर आपका रिएक्टेंट उस बैरियर को तक पहुंच ही नहीं पाएगा या बहुत कम पहुंच पाएंगे, तो अल्टीमेटली रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कैटलिस्ट दोनों कैटेगरी के होते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज भी करते हैं, डिक्रीज भी करते हैं, बराबर। जो आप लोगों की स्पीड को इंक्रीज करते हैं उनको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, जिनके बारे में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। और जो डिक्रीज कर देते हैं स्पीड को, उनको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, आप लोगों का नेगेटिव कैटलिस्ट, जिनके बारे में हम लोगों को बचपन से नहीं बताया जाता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट के देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे जब आप 10th क्लास में थे, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 का डिकम्पोजिशन था आपके सिलेबस में। KCl बनता था, O2 बनता था, और उसमें हम लोग कैटलिस्ट क्या यूज करते थे, MnO2। अगर मैं इस MnO2 को यूज नहीं करूं तो इसके बिना मेरी रिएक्शन को कंप्लीट होने में घंटों लगते हैं, 2-2.5 घंटा लग जाता है। लेकिन अगर मैं MnO2 डाल के KClO3 का डिकम्पोजिशन करवाऊं तो पटाख देनी से हो जाता है 15 से 20 मिनट के अंदर। सो दिस इज माई कैटलिस्ट, ये मेरा कैटलिस्ट है। वो भी कैसा कैटलिस्ट है, आपके N2+H2, है ना। अच्छा, एक और मेरे को बात बतानी है कि जनरली मैं बोलने में मेरा वर्ड आ जाता है कि वो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कर दे, बट ये बोलना गलत है। स्पीड नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि वो रिएक्शन के किसको इंक्रीज कर देते, रेट को इंक्रीज कर देते। बट क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ, स्पीड ही निकलता है बार बार मुंह से मेरे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो रेट आप स्पीड से ही मेजर करते हो, ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए मैं ऐसा ही हरकत करती हूँ, बट आप उसको रेट बोलिएगा, ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं। जब हम लोग हेबर्स प्रोसेस में होते हैं, हेबर्स प्रोसेस इससे पहले भी मैंने बताया है क्या होती है केमिकल इक्विलिब्रियम में, चलो फिर से एक बार बता देते हैं। N2+H2 मिलकर जब अमोनिया बनाते हैं, तो उस अमोनिया की प्रोसेस में हम लोग जिस कैटलिस्ट को यूज करते हैं, ये कैटलिस्ट आप लोगों का होता है Fe, ठीक है। तो कई कैटलिस्ट ऐसे हैं जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देंगे, इंक्रीज, और कई ऐसे हैं जो रिएक्शन की स्पीड को कर देंगे डिक्रीज। अब डिक्रीज वाले क्या है, देखो डिक्रीज वाले में एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है। इवन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन एक बार आई थिंक केरला की CET में पूछा गया है। क्या है, देखो ये कई ज़माने पहले आपका जो पेट्रोल होता था, पेट्रोल को जब हम लोग कंबशन के लिए उस पर्टिकुलर इंजन में भेजते थे, तो वो पटाख दिनी से कंबस्ट हो जाता था और एक साउंड प्रोड्यूस करता था, नॉकिंग, है ना। मतलब एक आपका पेट्रोल के कंबशन में एक डिफिकल्टी होती थी जिसको हम लोग कहते थे नॉकिंग ऑफ पेट्रोल, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते थे, नॉकिंग ऑफ पेट्रोल। ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, इसे हम कहते थे नॉकिंग ऑफ पेट्रोल। अब नॉकिंग ऑफ पेट्रोल हमारे लिए या फिर हमारी ऑटोमोबाइल के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, नॉट यूजफुल, गंदा है, गंदी बात है। तो हम लोग क्या करते थे, ताकि नॉकिंग को प्रिवेंट कर सके, तो नॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो फ्यूल पटाख से ना जल जाए,
आप क्या चाह रहे हो कि फ्यूल थोड़ा टाइम लेके जले, है ना, आप चाह रहे हो कि फ्यूल थोड़ा सा टाइम लेके जले, नहीं हो जल्दी से नहीं जले, तो आप क्या करते थे, जो भी आपका पेट्रोल होता था उस पेट्रोल के अंदर आप डालते थे TEL। ये TEL क्या कर देता था, पेट्रोल की कंबशन की जो स्पीड होती थी उस स्पीड को वो क्या कर देता, रिड्यूस, यानी कि पेट्रोल अब धीरे धीरे जल रहा है, टाइम ले लेकर जल रहा है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर TEL आपका क्या है, एक निगेटिव कैटलिस्ट है, क्योंकि रिएक्शन की स्पीड को क्या कर रहा है, इंक्रीज। बराबर, ये क्या कर रहा है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज। क्या होता है TL, टेट्रा इथाइल लेड। ये होता है आपका एंटी नॉकिंग एजेंट। इसे क्या कहा जाता है, एंटी नॉकिंग एजेंट। बराबर, ये कौन है आप लोगों का, एंटी नॉकिंग एजेंट। इसको डालने से जो पेट्रोल की नॉकिंग होती थी वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती थी, या फिर आप कह सकते हो खत्म हो जाती थी। देयरफॉर वी विल कॉल इट एज एंटी नॉकिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या है, एंटी नॉकिंग। ऐसे और भी बहुत सारे देखो एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कैटलिस्ट को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कि वो किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को ऑल्टर करते हैं। अब कैटलिस्ट को क्लासिफाई करने का एक तरीका और होता है। एक होता है आप लोगों के पास होमोजीनस कैटलिस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है तुम लोगों के पास कौन सा वाला, एक होता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म होमोजीनियस कैटलिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म होमोजीनियस कैटलिस्ट। देखो, हेट्रो और होमो ये वो दो वर्ड है जिनको तुम बचपन से सुनते आ रहे हो। होमो का मतलब होता है सेम फेज, मतलब अगर सभी की सभी लोग सेम फेज के हैं, यानी कि सभी के सभी सॉलिड हैं, सभी के सभी लिक्विड हैं, सभी के सभी गैस हैं, उसे कहते हैं होमो। अगर आपके पास फेजेस आपके डिफरेंट है, मतलब कुछ चीजें सॉलिड है, कुछ चीजें गैस है, कुछ चीजें लिक्विड है, तो उसको कहते हैं बेसिकली हेट्रो। ठीक है, अच्छा, अगर मान लेते हैं आपके पास कोई एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में आपके A और B रिएक्टेंट है। ठीक है, A और B आप लोगों के क्या है, रिएक्टेंट है, और मान लेते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बना प्रोडक्ट C। अब यहाँ पे A की फेज है मान लो गैस, B की फेज है गैस, C की फेज है गैस। आपने लेट से यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज किया, यहाँ पे हमने कैटलिस्ट यूज किया, इस कैटलिस्ट की भी फेज गैस है, मतलब जो कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो वो भी गैसियस है। तो इस प्रकार के कैटलिस्ट को हम कहेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट। यानी कि अगर किसी कैटलिस्ट की फेज उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेजेस के साथ मैच कर जाती है तो उस पर्टिकुलर कैटलिस्ट को कहते हैं हम लोग होमोजीनियस। जरूरी नहीं है कि आपके पास रिएक्टेंट गैसियस हो सकता है सॉलिड रिएक्टेंट हो सकता है वहां से जो प्रोडक्ट बन रहा हो वो आपका सॉलिड हो। तो ऐसे केस में अब जब वो कैटलिस्ट आप यूज करोगे अगर वो भी सॉलिड रहा तो पर्टिकुलर वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, वो पर्टिकुलर कैटलिस्ट क्या कहलाएगा, होमोजीनियस। यानी कि इफ समबडी वुड आस्क मी कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म होमोजीनियस कैटलिस्ट, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगी कि जब आपके द्वारा यूज किया जाने वाला कैटलिस्ट आप लोगों का उसी फेज में होता है। ठीक है, किस फेज में, जिस फेज में आप लोगों के क्या होते हैं, सारे के सारे रिएक्टेंट, ध्यान से सुनना, सारे के सारे रिएक्टेंट एक भी नहीं छूटना चाहिए, और सारे के सारे प्रोडक्ट, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, होमोजीनियस कैटलिस्ट। इसका एग्जांपल एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, एनसीईआरटी में लेते हैं भैया हम लोग भी वही। आपकी SO2 गैस होती है, O2 गैस होती है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है SO3, वो भी एक गैस होती है, मतलब ये तो मानते हो ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो भी एक गैस होती है। इनके लिए जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो होता है NO, और NO भी आपका क्या होता है, एक गैस होती है। तो इसीलिए पर्टिकुलर दिस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट, कि NO हमारा कैसा कैटलिस्ट है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए होमोजीनियस कैटलिस्ट। अब इसी का अगर मैं उल्टा कर दूं, यानी कि मान लेते हैं आपके पास एक रिएक्टेंट है A जिसकी फेज है G, आपके पास एक रिएक्टेंट है B जिसकी फेज है G, आप लोगों के पास एक प्रोडक्ट बना C जिसकी फेज है सॉलिड, और मान लेते हैं आपने जो कैटलिस्ट यूज किया इमेजिन उसकी फेज है मान लो लिक्विड। लो, सबकी फेज अलग 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 अलग, मतलब कैटलिस्ट की फेज रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की फेजेस के साथ मैच नहीं कर रही, तो इस पर्टिकुलर कैटलिस्ट को क्या कहा जाता है, आप लोगों का होमोजीनस की जगह हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। तो यानी कि हेट्रोजीनस कैटलिस्ट क्या होंगे कि जब आप लोगों के कैटलिस्ट क्या होगा, डिफरेंट फेज में होगा। ठीक है, किसके कंपेयर में वो डिफरेंट फेज में होगा, आप लोगों के रिएक्टेंट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट के कंपेयर में
ठीक है। तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन कहेंगे, आपकी हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं यही बाजू वाली रिएक्शन है, इस बाजू वाली रिएक्शन में हम लोग SO2 गैस उठा लें, O2 गैस उठा लें, ताकि हम लोगों को क्या बनाना है, SO3 बनाना है। लेकिन इस बार कैटलिस्ट के नाम पे अगर मान लेते हैं मैं प्लेटिनम यूज करती हूँ, तुम तो जानते हो प्लेटिनम एक सॉलिड होता है, तो पर्टिकुलर ये रिएक्शन आप लोगों की क्या कहलाएगी, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कहलाएगी। ऐसे तुम्हें ना बहुत सारे एग्जांपल मिल सकते हैं एनसीईआरटी में हेट्रोजीनस और होमोजीनस के। जरूरी नहीं है कि जो मैं दे रही हूँ या जो कोई और दे रहा है वही कैटलिस्ट आपको याद रखने हैं। आपको एनसीईआरटी, इसलिए मैं कह रही हूँ सरफेस केमिस्ट्री के लिए रेफर करना। अभी जब तुम इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लो, जब अपने नोट्स बना रहे हो कॉपी में, तो एनसीईआरटी को बाजू में खुला रखना, उसमें कैटलिसिस वाला पैराग्राफ निकाल के रखना। वहां जहां भी तुम्हें हेट्रोजीनस दिखे उसके नीचे देखो एनसीईआरटी ने क्या एग्जाम्पल लिए हैं, उन एग्जाम्पल्स को अपनी नोट्स कॉपी में भी इंक्लूड कर लेना। हो सकता हो मैंने ना ली हो और हो सकता हो मैं एनसीईआरटी में हूँ, तो इससे इसीलिए क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री वाली जो चीज़ है, इसका बेसिकली जो भी उखड़ कर आता है, ठीक है, एंड में वो आप लोगों का कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से ही आता है। तो उसके एग्जाम्पल्स आपको दिमाग में आपके नोट्स में रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स बनाने नहीं बैठा रही हूँ, मैं तुमको यहाँ पे चीज़ें समझा दे रही हूँ। उसके एग्जाम्पल्स को सिर्फ कॉपी में लिखने का है, उतना तो कर लोगे, राइट? क्योंकि पेपर में बेसिकली आपको डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन का कैटलिस्ट क्या है, तो वो थियोरेटिकल है। अच्छा, कुछ आपके टर्म्स हैं जो आपको कैटलिस्ट टॉपिक से रिलेटेड पता होने चाहिए। एक टर्म होता है आप लोगों का प्रमोटर्स। ठीक है, प्रमोटर्स काम कैसे करते हैं, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे कल की क्लास में। बट एक टर्म होता है प्रमोटर्स और दूसरा टर्म होता है पॉइजनर्स। अब इसको अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करो। प्रमोटर्स मतलब किसी गेम में जब तुम खेल रहे हो, पार्टिसिपेट करो, तो जो तुम्हें चीयर अप कर रहे हैं कि और खेलो, दैट आर प्रमोटर्स। और कुछ तुम लोगों के प्रोग्रेस में अड़ंगे लगा रहे, अच्छा देखते तेरे से काम कैसे होता, तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, दैट आर नोन एज पॉइजनर्स। तो द वन हु हेल्प कैटलिस्ट, सोचो कैटलिस्ट रिएक्शन की हेल्प करता है, ये तो हमको पता है, लेकिन मान लेते हैं कोई कैटलिस्ट को हेल्प कर रहा है, हु हेल्प कैटलिस्ट। अब वो हेल्प कर रहा है कैटलिस्ट को, हो सकता है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने में, हो सकता है एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करने में, डिक्रीज करने में, जो भी हो, लेकिन कैटलिस्ट की जो हेल्प करता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमोटर्स। एंड यूजुअली प्रमोटर्स वर्ड का जो हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि वो हेल्प करता है कैटलिस्ट को, बेसिकली वो कैटलिस्ट को किस काम में हेल्प करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को बोलो और क्या किया जा सके, डिक्रीज किया जा सके, बट उसमें अभी मत जाओ। और पॉइजनर्स, इसके उल्टा, पॉइजनर्स के अलावा आप एक वर्ड और यहाँ पे यूज कर सकते हो, दैट इज इनिबिटर्स, है ना। इनके लिए एक और वर्ड होता है इनिबिटर्स, ये इनिबिटर्स भी आप यूज कर सकते हो। ये बेसिकली कैटलिस्ट को अपोज करते हैं, ठीक है, हु अपोज कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट कुछ करना चाह रहा है, ये उसकी अपोजिशन पार्टी है, ये हम नहीं होने देंगे अच्छा काम, चाहे जो भी हो जाए, है ना। अपोजिशन पार्टी होती है ना पॉलिटिक्स, वही वाले काम करते हैं। प्रमोटर्स क्या करते हैं, कैटलिस्ट को कैसे हेल्प करते हैं, ये हम कल सीखेंगे। बट अभी के लिए आप एक बात ध्यान रखिए कि कैटलिस्ट क्या, मतलब प्रमोटर्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। मैडम सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा, वो हम कल सीखेंगे, जब मैकेनिज्म सीख रहे होंगे ना, तब सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। और जो आपके पॉइजनर्स होते हैं, ये पर्टिकुलरली क्या करते हैं, आपके पास जो भी सरफेस एरिया होती है, सरफेस एरिया को बोलो क्या कर देते हैं, ये लोग डिक्रीज कर देते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है एक बार कि आप लोगों के पास जो हेबर्स प्रोसेस होती है, यानी कि जो मैंने अभी ऊपर बताया N2 + H2 को मिलाकर हम लोग अमोनिया बना रहे हैं, बैलेंस कर लेना, बैलेंस नहीं कर रही हूँ मैं। तो इसके लिए कैटलिस्ट कौन है और इसके लिए प्रमोटर कौन है। तो इसका कैटलिस्ट तो जैसे कि ऊपर बताया गया Fe है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मॉलबेडनम को, ये मॉलबेडनम MO, यहाँ पे इसका क्या होता है, प्रमोटर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका क्या होता है, प्रमोटर। मतलब मानो आपके पास एक रिएक्शन है जो सादी N2 + H2 और अमोनिया है, एक रिएक्शन है N2 + H2 + अमोनिया विथ Fe, और एक तीसरी रिएक्शन है N2 + H2 गिविंग यू अमोनिया विथ Fe + मॉलबेडनम। तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा स्पीड में होगी, ऑब्वियस है कि आप लोगों की जिसमें मॉलबेडनम है वो सबसे स्पीड में होगी, उससे कम Fe वाली, और सबसे कम जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट के साथ साइड बाय साइड काम करते हैं।
ऐसा नहीं होगा कि आप लोग सिर्फ क्या कर सकते हो, प्रमोटर का इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं, ठीक है। पॉइजनर्स क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट के अपोजिशन में काम करते हैं। यूजुअली आपको पॉइजनर्स का एग्जाम्पल कहाँ पे देखने को मिलता है, पॉलीमर इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। पॉलीमर केमिस्ट्री जो होती है ना, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पॉलीमर केमिस्ट्री में आप लोगों को देखने को मिलता है किसका एग्जाम्पल, इनिबिटर्स का एग्जाम्पल। ये इनिबिटर्स हम लोगों के काम आते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री में। एक्चुअली होता कैसा है कि जब मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉलीमर को हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें इनिबिटर्स लेट से डाल देते हैं, जो उसकी रिएक्शन को क्या करते हैं, काफ़ी हद तक रोक कर रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और बहुत ही फेमस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है रोसन-मून रिएक्शन, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे इसको, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में भी आप लोग किसका यूज़ करते हो, पॉइजनर का यूज़ करते हो। समझ लेते हैं एक बार कि रोसन-मून रिएक्शन क्या है, ताकि अभी से तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड पता होनी चाहिए कि रोसन-मून रिएक्शन कहते किसको है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है RC++O Cl, आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो अल्डिहाइड में, और ऑब्वियसली कि इसमें बाहर निकलेगा HCl, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, बढ़िया है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं H2, रिडक्शन करवा रहे हैं अल्डिहाइड में, तो H2 तो यूज़ करना पड़ेगा। प्लैटिनम यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट काम होता है, और यहाँ पे इस कैटलिस्ट के साथ हम डाल देते हैं BaSO4। ये BaSO4 होता है, ये आप लोगों का पॉइजनर होता है, ठीक है। क्यों होता है वो अभी नहीं जानेंगे, बट ये पॉइजनर होता है। अगर आप मान लेते हैं पॉइजनर को यूज़ नहीं करते हो, इफ पॉइजनर इज नॉट यूज्ड इन अबोव रिएक्शन, ठीक है, अगर आपने इस अबोव रिएक्शन में पॉइजनर को यूज़ नहीं किया, तब दिक्कत ये होती है कि आपका जो ये RC2++OCl ये कन्वर्ट होता है अल्डिहाइड में, लेकिन अल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद ये रिएक्शन रुकती नहीं है, ये अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो जाती है। आप अगर नहीं चाहते कि अल्कोहल में जाए, यू डोंट वांट, आप नहीं चाहते कि रिएक्शन अल्कोहल में जाए, आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन इसी स्टेप पे स्टॉप हो जाए, तो आप बेसिकली किसका यूज़ करते हो, आप वहाँ पे BaSO4 का यूज़ करते हो, ठीक है। BaSO4 क्या कर देता है, रिएक्शन को और आगे जाने से क्या कर देता है, रोक देता है, इसीलिए ये मतलब कंप्लीट होने नहीं देता है, ठीक है, कंप्लीट होने नहीं देता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का पॉइजनर कहते हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग हमारा क्या कहते हैं, पॉइजनर कहते हैं। डन, कि समझ में आ रहा है कि पॉलीमर में आपका कैसा यूज़ हो रहा है, आपका वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें है ना। अच्छा, वैसे ही एक और बहुत फेमस रिएक्शन है, इसी साल JEE मेंस में आई है ये चीज़, मेंस 2021 में ये एक्चुअली पेपर में आई थिंक सेकेंड अटेम्प्ट वाले पेपर में पूछा गया है, व्हाट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। वैसे ये सरफेस केमिस्ट्री में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री की अगर आप शायद NCERT पढ़ोगे तो आई डोंट नो कि उस NCERT में है कि नहीं है ये पर्टिकुलर लाइन, बट व्हाट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट ये पूछा गया था, ठीक है। अब देखो लिंडलार्स कैटलिस्ट होता क्या है। पहली बात, लिंडलार्स कैटलिस्ट के बारे में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये एक हेट्रोजीनस कैटलिस्ट है, और इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती है ना उसमें पढ़ते हैं। तो वहाँ से देखो सीधा उठाया और उठा के उन्होंने फॉर्मूला डाल दिया, सीधा उठाया और उठा के यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, फॉर्मूला डाल दिया। जैसे मैंने ऊपर क्या यूज़ किया था, प्लैटिनम, और प्लैटिनम को किससे पॉइजन करवा दिया था, बेरियम सल्फेट से। तो अगर आप प्लैटिनम के जगह पैलिडियम लोगे और पैलिडियम के साथ आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे बेरियम कार्बोनेट का, तो ये जो बेरियम कार्बोनेट है दिस इज योर पॉइजनर। ये बेरियम कार्बोनेट आप लोगों का कौन है, पॉइजनर है, और ये पर्टिकुलर पैलिडियम आप लोगों का क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है। ये आप लोगों का कैटलिस्ट है, ठीक है, ऐसा होता है, ये आप लोगों की कहानी है। इसको हम यूज किस लिए करते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट को। फिलहाल के लिए आप इतना जान के रखिए, जब भी आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज होगी, ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज का अगर आप रिडक्शन कराना चाहते हो तो होता क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से हम कन्वर्ट होते हैं डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड से कन्वर्ट होते हैं सिंगल बॉन्ड में। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी रिएक्शन सिंगल बॉन्ड तक जाए, यानी कि तुम इस पर्टिकुलर स्टेप पे खुद को स्टॉप करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज करोगे LC, दैट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन को और सिंगल स्टेप तक मतलब सैचुरेशन तक पहुंचने नहीं देगा, वो डबल बॉन्ड पर ही उसको क्या कर देगा, रोक देगा। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से अगर आपको डबल बॉन्ड पर ही रुकना है तो लिंडलार्स कैटलिस्ट का यूज करो।
ठीक है। पैलेडियम किसके साथ यूज किया गया है? आप लोगों के बेरियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है। अच्छा, इवन कई जगह आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि जरूरी नहीं है कि बेरियम कार्बोनेट ही हो, बेरियम कार्बोनेट की जगह इस तरीके की चीज भी आपको देखने को मिल जाती है कुछ। तो ये बहुत एक और है, ये भी बेसिकली क्या है आपका लिंडलास कैटलिस्ट। ये नहीं, रुको बस 1 मिनट रुको। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है? लिंडलास कैटलिस्ट है। बस खत्म हो गया। तो पॉइजन और एक हो गया प्रमोटर्स। हम लोगों ने वर्ड समझ लिए कि कौन सी चीजें क्या होती हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है जरूरी कि जो मैं बता रही हूं या कोई और बता रहा है वही आप लोगों के सिर्फ क्या है, आप लोगों के कुछ कैटलिस्ट है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे उसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को कैटलिस्ट वर्ड से सीखना है, 2 पर्टिकुलर कैटलिस्ट मतलब डिफाइन है आप लोगों की बेसिकली, और कुछ नहीं है। 2 डिफाइंस बेसिकली हमको यहाँ से सीखनी है। एक होती है आप लोगों का वर्ड, एक होता है ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, एक वर्ड होता है, बोलो क्या? ऑटो कैटलिस्ट। अब ये ऑटो कैटलिस्ट वर्ड देखो क्या है। ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, और कैटलिस्ट मतलब क्या होता है तुम तो जानते ही हो। तो अगर किसी रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट ही इटसेल्फ एक्ट करने लगे कैटलिस्ट, ठीक है, तो पर्टिकुलर उस रिएक्शन को बेसिकली हम लोग कहते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट या फिर ऑटो कैटलिसिस रिएक्शन। यानी कि आपको बाहर से एक्सटर्नली, ठीक है, कोई दूसरा कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, उसका वन ऑफ द प्रोडक्ट ही क्या बन रहा है उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, क्या है उसका ऑटो कैटलिस्ट। मतलब उसका खुद का वो क्या है, उसका खुद का प्रोडक्ट ही रिएक्शन के लिए क्या है आप लोगों का कैटलिस्ट है। उसका खुद का प्रोडक्ट, ठीक है। अगर किसी भी रिएक्शन में उसका वन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, किसके जैसे एक्ट करने लगे किसके जैसे? एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, तो रिएक्शन ऑब्वियस है, जैसे ही एक प्रोडक्ट बनाएगी वो प्रोडक्ट आगे की रिएक्शन को खुद ही इनिशिएट करने लगेगा। और ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, और ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। तो उस प्रकार के क्या कहते हैं, सब प्रोडक्ट्स को ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं, और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को या उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो कैटलिसिस कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी एक्सटर्नल कैटलिस्ट की आपको जरूरत नहीं है, वो रिएक्शन अपने आप में ही खुद ही क्या कर रही है? कैटलिसिस करे जा रही है। ये होता है किसका एग्जाम्पल? आप लोगों के ऑटो कैटलिसिस का एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा, अब इसके कुछ होते हैं क्या मतलब एग्जाम्पल वगैरह? तो देखो, जैसे कि मैंने कहा कि रेफर एनसीईआरटी, तो अभी मैं एक आधी आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ फॉर द पर्पस कि तुम्हें चीजें समझ में आए बस। लेकिन आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स बनाने के लिए एनसीईआरटी को सामने रखना है। जब आप एनसीईआरटी को सामने रखोगे तो देखना उस पर्टिकुलर टॉपिक में उसने क्या कुछ और एग्जाम्पल्स भी लिए हैं क्या। अगर कुछ और एग्जाम्पल्स भी लिए हैं तो आपको भी लेने हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल जो बहुत ज्यादा फेमस होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। किस चीज का ऑक्सीडेशन? ऑक्सैलिक एसिड का। ठीक है, हम लोग ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ KMNO4। तो जब आप KMNO4 का यूज करेंगे, ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ये किसके जैसे एक्ट करेगा? ऑटो कैटलिस्ट। तो यहाँ पे ऑटो कैटलिस्ट है कौन? तो देखो, जब हमारी रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड और KMNO4 के बीच में होती है तो इन दोनों की रिएक्शन से, ठीक है, आप लोगों का क्या बनता है? MnSO4 बनता है। ये आपका प्रोडक्ट है, और भी कुछ बनता होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। बस यही MnSO4 क्या कहलाता है? इस रिएक्शन का ऑटो कैटलिस्ट कहलाता है। मतलब जैसे जैसे रिएक्शन आपकी बढ़ती जाएगी MnSO4 बनता जाएगा। जैसे जैसे MnSO4 बनता जाएगा रिएक्शन की रेट आप लोगों की वो और क्या करता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी थी किसके लिए? आपके कैटलिस्ट को लेकर। तो कुछ टर्म्स हम लोगों ने कैटलिस्ट के ऊपर बातचीत की। अच्छा, अब कई लोगों को डाउट ये भी आएगा कि अच्छा आपने तो ये बताया ही नहीं कि कैटलिस्ट काम कैसे करता है। तो एग्जैक्टली मैंने अभी नहीं बताया कि कैटलिस्ट काम कैसे करता है, बट डेफिनेटली कैटलिस्ट की जो वर्किंग है
वो भी हम सीखेंगे। मैकेनिज्म है अच्छी खासी हमारी कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट की मैकेनिज्म की तरफ भी जाएंगे। बट कैटलिस्ट की मैकेनिज्म में जाने से पहले कम से कम कैटलिस्ट के जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज का तुम्हारे पास क्लियर होना भी तो ज़रूरी था कि कैटलिस्ट क्या करता है, क्या नहीं करता है। अच्छा, ये इसीलिए हम लोगों ने ये वाला पार्ट क्या किया, कवर किया। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, होमोजीनियस और आपका हेट्रोजीनियस। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना भूल गई हूँ ऊपर, वहाँ मैं बता देती हूँ। ये पॉइंट भी कई बार ना पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कैटलिस्ट, और हम लोग इसको मार्क करके आ जाते हैं। कैटलिस्ट कभी भी किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, ध्यान रखना। ठीक है, कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट रिएक्शन, मतलब रिएक्शन अपने आप शुरू होती है, वो सिर्फ उस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। वो रिएक्शन को शुरू करने में या फिर रिएक्शन को खत्म करने में उसका कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट रिएक्शन, वो रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, कभी भी इनिशिएट नहीं कर सकता, कैन नॉट इनिशिएट रिएक्शन, बराबर, वो रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है, बराबर। दूसरी बात, किसी भी रिएक्शन में अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि 1 किलो कैटलिस्ट डालेंगे तो ज़्यादा स्पीड में रिएक्शन होगी और 1 ग्राम कैटलिस्ट डालेंगे तो कम स्पीड में रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं होता। तुम चाहे यार 1 ग्राम कैटलिस्ट डालो या चाहे तुम 1 किलो कैटलिस्ट डालो, आपका 1 किलो वाला भी रिएक्शन की रेट को उतने से ही इंक्रीज करेगा जितना कि 1 ग्राम वाला कर रहा है। ठीक है, यानी कि लार्ज क्वांटिटी का कैटलिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए होता है। होता कैसा है कि जब हम लोग लैब्स में प्रैक्टिकल करते हैं तो कई प्रैक्टिकल्स में हम लोग प्लैटिनम डालते हैं। अब प्लैटिनम बहुत महंगी चीज़ है, उसका एक टुकड़ा भी हमको अगर इशू करवाना हो तो HOD जो होते हैं डिपार्टमेंट्स के, उनसे लेनी पड़ती है एक एप्लीकेशन पे साइन वगैरह एक्सेट्रा कि हमने प्लैटिनम का टुकड़ा लिया है वगैरह वगैरह, ये सब पूरा हिसाब किताब। तो उसमें कैसा रहता है कि जब शुरू में प्रैक्टिकल लैब्स में प्लैटिनम को देखते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है, अरे यार ज़्यादा डालते हैं प्रैक्टिकल, हमारी रिएक्शन ज़्यादा अच्छी होगी। तो टीचर्स एक्चुअली प्लैटिनम कभी स्टूडेंट के हाथों में देती नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि होता कैसा है कि अगर वो उनके हाथों में देंगी तो उनके हाथों में देने से क्या हो जाएगा, आप लोगों का हम में लगेगा कि अरे ज़्यादा कैटलिस्ट डालो, ज़्यादा अच्छी रिएक्शन होगी, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा कैटलिस्ट डालने पे भी उतना ही बनेगा, ठीक है, जितना आप लोगों का स्मॉल क्वांटिटी में बनेगा। तो कैटलिस्ट ज़्यादा डालने से आपकी रिएक्शन ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, अगर आपके पास एक कैटलिस्ट मान लेते हैं सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आपके पास एक कैटलिस्ट है, और मान लेते हैं एक कैटलिस्ट आप लोगों के पास पाउडर्ड फॉर्म में है, मतलब सॉलिड का ही पाउडर्ड फॉर्म, क्रश्ड फॉर्म, जो भी आप कहो, पाउडर्ड फॉर्म, क्रश्ड फॉर्म। तो उस फॉर्म के कैटलिस्ट की रेट मतलब उसकी एबिलिटी रेट को इंक्रीज करने की, ठीक है, एबिलिटी टू इंक्रीज रेट वो ज़्यादा होगी। मतलब पाउडर होने से क्या हो जाएगा, आप लोगों का रिएक्शन उससे बहुत तेजी से हो जाएगी एज कंपेयर टू द कैटलिस्ट इफ यू आर यूजिंग इट इन द आपका सॉलिड फॉर्म। तो जितना हो सके, अगर मान लेते किसी रिएक्शन में 1 ग्राम कैटलिस्ट डालना है, तो मैं क्या करूँगी, कोशिश करूँगी उस 1 ग्राम कैटलिस्ट को मैं बहुत बारीक 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 टुकड़ों में तोड़ूं और फिर उसको डालूं। ठीक है, फिर उसको डालूं। ठीक है, अच्छा, दूसरी जैसे पॉइंट में ऊपर बता ही चुकी हूँ, डेल्टा H, डेल्टा S, डेल्टा G, इन थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स को आपका कैटलिस्ट क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, बराबर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ एक आपको बात याद रखनी है कि वो कभी भी आप लोगों के केसी को वो क्या नहीं करता है, डिफर नहीं करता। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एक और टर्म पे, वो टर्म है आप लोगों की लाइफ में इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ठीक है, अब इंड्यूस्ड वर्ड आपने इससे पहले कभी सुना है क्या? बिल्कुल सुना है। कहाँ पे सुना है? फिजिक्स में, इंडक्शन है ना, जब आप मोटर की बातचीत करते हो, आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो वहाँ पे सेल्फ इंडक्शन और एक और ऐसी तो कोई टॉपिक होता है। अब देखते हैं ये इंडक्शन क्या है। देखिए,
इंडक्शन नामक प्रोसेस को समझो। मेरे घर में 2 डॉगीज पहले थे इनिशियली। अगर मान लेते हैं उसमें से एक डॉगी कहीं चला गया, मान के चलो, तो दूसरा वाला खाना नहीं खाएगा, कुछ नहीं करेगा, बस पड़ा रहेगा बचपन से, क्योंकि साथ साथ वो बड़े हुए हैं। जब वो वापस से आएगा तो वापस से खाना पीना वो अपना शुरू कर देगा। यानी कि इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि जब वो अकेला रहता था, बहुत ही सैड न्यूज़ है कि हमारा एक डॉगी जब नहीं रहा, ठीक है, तो उसके कुछ मंथ बाद वो दूसरा डॉगी भी नहीं रहा। मतलब सोचो इनके उन दोनों के बीच में आपस में कितना ज़्यादा अफेक्शन था कि वो एक के जाने के बाद वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, डिप्रेशन, कि वो नहीं बचा फिर। बल्कि उसकी एज सच उतनी नहीं थी, जो पहले गया उसकी एज ज़्यादा थी और जो बाद में गया उसकी एज उससे कुछ कम थी और हेल्दी भी था, बट स्टिल वो उससे इतना लगाव में था कि वो उसको जब वो नहीं देखता था रोज अपने आजू बाजू, तो उसके डिप्रेशन में ही वो रहने लगा और फिर वो रिकवर ही नहीं कर पाया और वो चला गया। तो ये क्या होता है रिएक्शंस के साथ, अगर कोई रिएक्शन अकेले काम नहीं करना चाहती, मतलब कोई रिएक्शन कैसी हो रही है, क्या काम ही नहीं कर रही, लेकिन अगर मान लेते हैं उस रिएक्शन के साथ एक दूसरी भी रिएक्शन लगा दी जाए, ठीक है, मतलब 2 रिएक्शंस अगर एक साथ चले, तो किसी दूसरी रिएक्शन के काम करने की वजह से या तेज चलने की वजह से जो रिएक्शन स्लो चल रही थी वो भी क्या हो जाती है, स्पीडली चलने लगती है। बस इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में कोई प्रोडक्ट नहीं है, कैटलिस्ट के फॉर्म में कोई सब्सटेंस ऐड नहीं किया गया है, यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में पूरी की पूरी खुद एक रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी रिएक्शन ही एक कैटलिस्ट के जैसे क्या कर रही है, रोल प्ले कर रही है। नहीं तो कैसा होता है, अभी जो राइट नाउ मेरे पास जो डॉगी है उसको खाना खिलाने के लिए मुझे किसी दूसरे डॉगी को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसको लालच दो, अच्छा, कि उसको बैठाओ, उसका हाथ फैलाओ, अपने हाथों से खाना खिलाओ, उसको थोड़ा सा मस्का वस्का लगाओ, वो खुद खाना शुरू कर देगा। यानी कि मुझे क्या करना पड़ रहा है, मेरे हाथ प्यार, इसको मुझे एज अ कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ रहा है। या फिर आप उसके खाने में चिकन मिक्स कर दो या कोई भी नॉनवेज, तो खुद ही वो कैटलिस्ट चिकन बन जाएगा और पट 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 वो खाना खा लेगा। बट पहले वाले केसेस में क्या हो रहा था, आप उनको चिकन दो या आप उनको प्यार करो, दुलार करो, जो करो, वो नहीं अपनी खाना खाएंगे ही नहीं। अगर उनको दूसरा डॉगी घर में नहीं दिख रहा है तो, मतलब वो पेयर में थे, उनको नहीं दिख रहा है तो वो खाना ही नहीं खाएंगे। जाओ, चाहे आप चिकन भी दे दोगे छोड़ देंगे अगर उनको दूसरा वाला नहीं दिख रहा होगा तो, चाहे आप उनकी फेवरेट डिश भी दे दोगे तो भी वो खाना नहीं खाएंगे अगर उनको दूसरा वाला नहीं दिख रहा होगा तो लाइक कि यहाँ पर इंड्यूस कैटलिस्ट में आपको कोई सब्सटेंस डालने की जरूरत नहीं है, आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा कैटलिस्ट बिहेव नहीं करेगा। यहाँ पे पूरी की पूरी खुद एक रिएक्शन ही क्या करेगी, कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करेगी किसी दूसरी केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, किसी दूसरी केमिकल रिएक्शन के लिए एक खुद पूरी की पूरी रिएक्शन ही इंड्यूस्ड कैटलिसिस के जैसे क्या करने वाली है, बिहेव करने वाली है। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऊपर से मैंने ऊपर क्या किया था तुम्हें, ऑटो कैटलिसिस, ये वाला जो ऊपर समझाया उसमें मैंने तुमको एक एग्जांपल भी दी थी। एक एग्जांपल और है, उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये तो बल्कि क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही फेमस एग्जांपल है तो इसको तो हम लोग भूल नहीं सकते इस एग्जांपल को। पॉइंट नंबर 2, ईस्ट्रिफिकेशन। जब आप 10th में थे, है ना, तब भी आपने ईस्ट्रिफिकेशन एक टॉपिक पढ़ा था। ईस्ट्रिफिकेशन याद आ रहा होगा शायद से। यहाँ पे आप ईस्टर्स लेते हो, उसमें आप पानी डालते हो, ठीक है। अच्छा रुको, ईस्ट्रिफिकेशन नहीं कहती उसको, सपोनिफिकेशन कह लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कह लेते हैं। लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। आप ईस्टर लेते हो, पानी डालते हो, पानी डालने से एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल। ईस्ट्रिफिकेशन कहने से क्या होता है कि एसिड और अल्कोहल रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, एसिड और अल्कोहल हमारे रिएक्टेंट होते हैं और हमारा ईस्टर प्रोड्यूस होता है। बट हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये वर्ड कहने से क्या समझ में आता है कि हमारे पास ईस्टर था, उसमें हमने पानी डाला और हमें एसिड और क्या मिल गया, अल्कोहल्स मिल गए। ठीक है, एसिड और हमें क्या मिल गए, अल्कोहल्स मिल गए। तो ये थी आपकी ऑटो कैटालिसिस को लेकर एक शॉर्ट सी स्टोरी। ऐसे और एग्जांपल एनसीईआरटी में होंगे, बल्कि कैटालिसिस के और बहुत सारे एग्जांपल होंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्या कहते हैं, आप लोग आगे ऑर्गेनिक में पढ़ोगे कि किस रिएक्शन में कौन सा कैटालिस्ट कब यूज हो रहा है।
तो उन सारी चीज़ों को कैसा है, जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे अपने दिमाग में क्या करते जाना, स्टोर करते जाना। ठीक है, वहाँ अपने दिमाग में स्टोर करते जाना है। एक और है, जाने दो, आगे जब कभी हम पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगी। लेकिन कैसा है, अगर तुम्हारे को कोई 20 से 25 में लिस्ट दे दो कैटलिस्ट की, और तुम्हें अगर मैं कहूँ कि इनको रट लो, तो वो रटने का कोई मीनिंग नहीं है। आप क्या करो, जैसे जैसे आपकी लाइफ में कैटलिस्ट आते जाएं, जब भी आप किसी भी चैप्टर में पढ़ो, आप इस कॉपी में, जिस कॉपी में अभी आप नोट्स बना रहे हो, उसको इंक्लूड करते जाओ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल अपनी कहानी स्टॉप करते हैं। कल की क्लास में हम लोग कैटलिस्ट वर्क किस तरीके से करते हैं, मतलब कैटलिस्ट के काम करने का क्या तरीका है वो पढ़ेंगे, और प्रमोटर्स किस तरीके से कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं वो पढ़ेंगे, और पॉइजनस किस तरीके से उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं ये पढ़ेंगे। ये हमारे कल के 3 टॉपिक्स रहेंगे, और कुछ आपकी इनऑर्गेनिक की और कुछ ऑर्गेनिक की ऐसी फेमस रिएक्शंस हैं जिनके कैटलिस्ट हो सकता है, जैसे मेंस 2021 में डायरेक्टली पूछ लिया गया कि व्हाट इज लिंडलर्स कैटलिस्ट, 4 ऑप्शन दिए थे, बस खत्म। तो हो सकता है कि ऐसे ही कैटलिस्ट तुमको और भी पूछ लिए जाए, तो उनकी लिस्ट को हम लोग बस एक बार डिस्कस कर लेंगे कि देखो इसमें ये कैटलिस्ट है, उसमें ये कैटलिस्ट है, इसमें ये कैटलिस्ट है। मतलब सिंपली मैं बुक रीडिंग का काम करने वाली हूँ और कुछ भी नहीं, लेकिन वो लिस्ट तुम्हें अपने दिमाग में स्टोर रखनी है। उसको दिन में कैसा है, जैसे स्कूल में प्लेज इंडिया इज माई कंट्री बोलते हो ना, तो अल्टीमेटली कोई भी प्रेयर या कोई भी प्लेज या कोई भी एंथम आपको याद हो जाता है आफ्टर सम टाइम अपने आप। तो वैसे ही उस लिस्ट को या कोई दूसरी भी लिस्ट अगर मिलती है जो तुम जानते हो कि इसमें लॉजिक फॉजिक कुछ नहीं है, ये सिंपली रट्टाफिकेशन है, उसको ना एक दिन रट्टा मारने के लिए ना बैठो। अपनी पूरी दिन के बिजी शेड्यूल में से 1 घंटा निकालो, उस 1 घंटे में बैठो, जितने भी आपने ग्राफ्स बनाए, लिस्ट बनाए, चाहे फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ्स के हो, फॉर्मूलाज हो, उनको बस एक बार रीड करते चलो। जस्ट रीड, क्विकली रीड। ऑटोमेटिकली व्हेन यू रीड, कुछ महीनों बाद देखना वो अपने आप याद हो जाएंगे तुमको। तुम्हें अलग से कोई एफर्ट्स डालने नहीं पड़ेंगे चीजों को याद करने के लिए। अगर तुम अलग से एफर्ट्स डालोगे कि आज का दिन मैं समर्पित करता हूँ ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ने में, ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ूंगा या फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ूंगा, और उसमें मैं निकालूंगा कि अच्छा ये वाला सुक्रोज यहाँ, ये वो, ये वाला पॉलीमर, इसका मोनोमर, ये, तो वो देखना मैं बता रही हूँ तुम्हें 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा, 1-1.5 महीने बाद तुम भूल जाओगे। क्योंकि ये जो मैथडोलॉजी होती है ना, एक दिन बैठ के रट्टा मारने वाली, ये कब काम करती है, जब आपको अभी पढ़ना है, 2 महीने बाद एग्जाम देनी है, वो भी थ्योरी, और 2 महीने बाद आपको वो फेंक देना है रद्दी में। बेसिकली थ्योरी के लिए वो काम करती है। बट इतना वाइड सिलेबस जहाँ पे आपको एक ही दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों याद रखना है, उसके लिए तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ रहना चाहिए, और वो तभी दिमाग में घुसा रहेगा जब वो आपकी आंखों के सामने से वो रोज गो थ्रू होगा। ठीक है, जैसे मेरी दादी हैं, उनको पढ़ना नहीं आता, शी कैनॉट रीड एंड राइट, बट लोगों का सुनते सुनते वो जो भगवान के भजन आरती वगैरह जो होते हैं उनको थरोली पूरे याद है। मेरे को याद नहीं है, पहले मुझे याद हुआ करते थे अप टू क्लास 10, लेकिन अब मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं, मुझे अब एक लाइन भी याद नहीं है। पहले मैं रोज उनके साथ पूजा में बैठती थी तो मुझे याद थे, वो गाती थी, मैं भी गाती थी, मुझे रोज याद होते थे। आफ्टर 10th ये चीजें छूट गई, तो ये वाली चीजें मैं भूल गई। तो ये वही है, अगर आप रोज पढ़ते जाओगे, आपको मीनिंग नहीं भी पता है और आपको पता है लेकिन रट्टा मारने वाली ही चीजें, इसमें लॉजिक नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वो याद हो ही जानी है। यही तरीका रहेगा इनऑर्गेनिक के कुछ कंसेप्ट्स को या फिर इस तरीके के थ्योरेटिकल चैप्टर्स को याद रखने का। अदरवाइज ये चीजें फिर याद नहीं होती हैं, और इनसे अगर सवाल डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं तो बहुत दिल को तकलीफ होती है, हाय यार इतना डायरेक्ट सवाल का मार्क्स मेरे हाथ से छूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओवर करते हैं। कल कैटलिस्ट का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम बेसिकली कैटलिस्ट की फंक्शनिंग,